हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12 बोर्ड बूस्टर के आज के इस लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के दो टॉपिक्स जो मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ वो होने वाले हैं बच्चे डीप वाटर बाय विलियम डगलस, और दूसरा होने वाला है बच्चे इंडिगो बाय लुइस फिशर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को। तो भाई, पहला टॉपिक जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में कराना है, थैंक यू, इसका नाम है बच्चों डीप वाटर। ये चैप्टर लिखा है बच्चों विलियम डगलस ने, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो बात करते हैं कि किस तरीके से इंसान बच्चे अपने डर को ओवरकम कर सकता है। हाउ टू ओवरकम, ये पेन दिखेगा नहीं। तो बेसिकली बच्चे ये जो चैप्टर है ये आपको दिखाता है हाउ टू ओवरकम फियर, कि इंसान को अपने जीवन में किस तरीके से डर को ओवरकम करना होता है। दिख तो ये भी नहीं रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं चलो। तो ये चैप्टर बेसिकली बच्चों आपको सिखाता है कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे क्षणों में, कुछ ऐसे हालातों में, कुछ ऐसी सिचुएशंस में जब आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को, और आपको लगता है कि अब हम क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, या कैसे हम अपने आप को इन सिचुएशंस से बाहर ला सकते हैं, ऐसे ही एक कंडीशन के ऊपर बच्चे हमारा आज का चैप्टर बेस्ड है जिसका नाम है डीप वाटर। और ये चैप्टर लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों विलियम डगलस। ये विलियम डगलस की खुद की कहानी है बच्चों, और ये जो चैप्टर की स्टोरी ली गई है ये ली गई है बच्चे ऑफ मैन एंड माउंटेन्स करके इनके द्वारा लिखी गई इनकी ऑटोबायोग्राफी में से। इनके बचपन का एक्सपीरियंस, बच्चे के किस तरीके से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे चाइल्डहुड के दौरान जो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देते हैं, और कैसे ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हमारे जीवन में होते हैं ये कैसे हमारी लाइफ के बाद में, मतलब जब हम अपनी लाइफ को आगे जी रहे होते हैं तो कैसे उसकी नॉर्मल लिविंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर जो है वो बात की गई है इस चैप्टर के अंदर विलियम डगलस के बारे में, कि विलियम डगलस जो थे बच्चे वो मेन नाम की एक जगह मिनेसोटा में पैदा हुए थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बच्चे इन बैचलर्स ऑफ आर्ट एंड इंग्लिश इन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने 2 साल बच्चे पढ़ाई कराने में बिताए, बेसिकली एज अ टीचर बिताई याकीमा नाम की जगह पर जहाँ पर ये रहते भी थे। याकीमा का रेफरेंस जो है बच्चे वो भी आपको चैप्टर के दौरान भी देखने को मिलेगा जब हम याकीमा रिवर की बात करेंगे। हावेवर बच्चे जब वो ये काम करके थक गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब एक लीगल करियर बनाना चाहता हूँ, मैं लीगैलिटीज में जाना चाहता हूँ, और वहां जाकर बच्चे इन्हें मिलते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो इन्हें मिलते हैं येल में, और वहां पे जाकर बच्चे ये उनके एडवाइजर बन जाते हैं, उनके फ्रेंड बन जाते हैं। और ये डॉक्टर रूजवेल्ट का, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का जो नाम है बच्चों वो बार बार आपको चैप्टर के लास्ट में भी देखने को मिलेगा। डगलस जो थे बच्चे वो बहुत समय तक लीडिंग एडवोकेट रहते हैं इंडिविजुअल राइट्स के। 1975 में बच्चे जब ये रिटायर होते हैं तो ही हैड अ टर्म लास्टिंग ऑफ 36 years that has been the longest serving time for any justice of history in in their country। ये फॉलोइंग कहानी जो है बच्चे लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो विलियम और डगलस की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ये बताते हैं स्टोरी में कि कैसे ऐसा बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था ऑफ ड्राउनिंग, पानी में डूब जाने का, जिसका उनके जीवन पर बच्चे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा। इस ऐसे में स्टोरी में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं उनके फियर ऑफ वाटर की, कैसे ये बिकेम हाइड्रोफोबिक, और कैसे बच्चे ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे ही अपने मन से पानी के डर को निकालते हैं। आप जब इस चैप्टर को देखेंगे बच्चों तो यू विल सी कि कैसे उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपनी डिस्कशन ऑफ फियर को जो है इजाद दिया है। तो यहाँ से बच्चे शुरू होती है हमारे डगलस की कहानी, कि हमारे डगलस जो थे बच्चे, आपको पता होगा जैसा कि मैंने बताया कि डगलस जो थे बच्चे वो एक छोटे बच्चे थे, और इन्होंने एक दिन क्या डिसाइड किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए, और ये निकल जाते हैं एक दिन स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है, ही हैड गॉन टू लर्न हाउ टू स्विम। अब कहानी कुछ ऐसी थी बच्चे कि डगलस के साथ उस स्विमिंग के दौरान 2-3 दिन हुए ही थे कि उनके साथ बच्चे एक मिस एडवेंचर हो जाता है, और वो उस मिस एडवेंचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ही वॉज हाईली अफेक्टेड बाय वॉट एवर हैज हैपेंड विद हिम। ठीक है, अब उससे पहले कि डगलस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, पहले ये जानना ज़रूरी है बच्चे कि डगलस ने ये स्विमिंग पूल क्यों चूज़ किया था तैरने के लिए। अब बेटा कहानी कुछ ऐसी थी कि हमारी स्टोरी में ये जो कैरेक्टर है विलियम डगलस,
इनके साथ जब ये 3 या 4 ईयर्स के थे, ठीक है, जब ये 3 या 4 ईयर्स के थे तो बच्चे ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच में जाते हैं। जब ये अपने पापा के साथ बच्चे कैलिफोर्निया के उस बीच पर जाते हैं तो वहां पर होता क्या है, ये अपने पापा के साथ एक सर्फ बोट पर खड़े थे। उस सर्फ बोट पे खड़े होने के बाद होता क्या है बच्चे, पानी की बहुत तेज लहर आती है और वो लहर आने की वजह से ही वॉज डग्ड अंडर वाटर, और होता क्या है बच्चे, वो पानी के नीचे उनका सर चला जाता है और 2 मिनट के लिए जो है बच्चे वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि जो ओवर पावरिंग वेव्स होती हैं, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स जो थी बच्चे, वो लोग उसको फेस करते हैं। ये ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स को जब बच्चे वो फेस करते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज तो मैं पानी में बिल्कुल ही डूब जाऊंगा, आज तो मैं बिल्कुल गया काम से। लेकिन बच्चे होता क्या है, वो पानी में ऊपर आते हैं और उनके पापा को जब वो हंसते हुए देखते हैं कि उसके पापा तो उन पर हंस रहे थे कि ओ चीटी मर गई वाला जो मूड था उनके पापा का, ये देखकर हमारे डगलस के मन में एक फियर जो था बच्चे ऑलरेडी इंस्टिल हो चुका था कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और पानी में वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी इंसान को डुबा सकती है। तो यहाँ से उनके मन में बच्चे 3 या 4 साल की उम्र से ये एक डर बैठ गया था, लेकिन अब क्या करें, वो डर निकालना भी था मन से। तो इसीलिए बच्चे 10 साल की उम्र के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, कि ये जो 3 या 4 उम्र की साल का डर था ये कम से कम एटलीस्ट इनके मन से निकल जाए। अब इस 10वें साल के अंदर बच्चे इन्होंने क्या किया, इनके पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो ये बच्चे चले जाए याकीमा रिवर में, ठीक है, या तो ये चले जाए याकीमा रिवर में या ये चले जाए बच्चे YMCA पूल में, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है या YMCA का। इन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे जाकर वो पानी में तैरना सीख सकते हैं। अब याकीमा रिवर में जाना बच्चे खतरनाक क्यों था कि एक तो पहली बात वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बहती थी, और अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल नौ सीखिए हैं तो रिवर तो बेटा बिल्कुल भी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपनी स्विमिंग को सीखेंगे। और साथ ही साथ बच्चे वहाँ पर अक्सर जो थी उसकी मम्मी उन्हें डरा के रखती थी कि तुम वहाँ पे जो है मत जाना, तैरने वाला ड्राउनिंग के इंसिडेंट जो है वो होते रहते हैं, लोग अक्सर वहाँ पे डूबते रहते हैं। तो एक नौ सीखिए के लिए बच्चे रिवर में जाकर तैरना तो बिल्कुल सीखने वाली बात ही नहीं थी, गुंजाइश से बाहर थी। तो YMCA पूल जो था ना बच्चे, दैट वाज द फिटेड प्लेस, जो लगा हमें कि हाँ यहाँ पर जाना चाहिए डगलस को सीखने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये डीप जो था, ये पूल जो था, ये 3 फीट डीप था शैलो एंड के ऊपर, ठीक है, ये जो पूल था ये शैलो एंड के ऊपर 3 फीट डीप था, और बच्चे ये 9 फीट डीप था कहाँ पर, डीप एंड के ऊपर। और साथ ही साथ बच्चे अगर इसकी बात की जाए तो जो इसका स्लोप था वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल स्लोप का मतलब क्या है? ग्रेजुअल स्लोप का मतलब है कि धीरे 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 आप नीचे की तरफ जाते हो। इसीलिए YMCA पूल बच्चे थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट था, तो डगलस ने डिसाइड किया कि भैया मैं YMCA पूल जाऊंगा। अब 2-3 दिन बच्चे डगलस को हुए ही थे कि उसने तैरना सीखा ही था या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी ही थी और हल्का हल्का डर खत्म होना शुरू हुआ ही था कि बच्चे डगलस के साथ एक ऐसा बुरा मिस एडवेंचर हो जाता है जिसने डगलस को वापस से बिल्कुल हिला के जो है बच्चों रख दिया। अब क्या होता है बच्चे डगलस के साथ, डगलस जो है वो बैठे थे उस दिन बिल्कुल अकेले वेट करते हुए कि जब बाकी लोग आएंगे तो मैं पानी में तैरने जाऊंगा, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे पूल बिल्कुल खाली था, हर जगह साइलेंस था, वाटर भी बहुत शांत था बिकॉज नोबडी वाज देयर इन द वाटर। तो इसीलिए डगलस ने सोचा कि जब सारे लोग आ जाएंगे ना उसके बाद ही मैं पानी में तैरने के लिए जाऊंगा। तो डगलस का जो मिस एडवेंचर था बच्चे स्विमिंग पूल में वो बहुत खतरनाक था। एक दिन जब वो अकेले बैठे हुए थे पूल के किनारे में कि लोग आएंगे तभी मैं पूल में तैरने के लिए जाऊंगा, तो उन्होंने नोटिस किया कि पानी का जो पूल का जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठहरा हुआ है, बहुत स्टिल वाटर है। अब उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं पानी के अंदर या नहीं जाऊं, और क्योंकि उनके मन में बचपन का एक डर भी था तो वो करेज नहीं बेटा मस्टर कर पाए कि वो प्लंज कर सके या जंप कर सके पूल में। तो इसीलिए वो कोने में बैठ गए पूल के वेट करते हुए कि कोई ना कोई आएगा और जब लोग आएंगे उसके बाद ही मैं पानी में जाऊंगा। अब इससे पहले बेटा कि बाकी लोग आए, वहां पर एक 18 साल का बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आता है, ठीक है। अब इस लड़के की अगर बात की जाए बच्चे तो ही हैड अ हेयरी चेस्ट, बल्जिंग मसल्स एंड वेरी इंप्रेसिव फिजिक। ये बॉय जो है बच्चे शक्ल का तो बहुत खूबसूरत था लेकिन अकल का 1 नंबर का गधा। ये आता है बेटा और इसने क्या किया, यहाँ पर आकर बुली किया,
ठीक है, उन्होंने आके यहाँ पे बुली किया डगलस को, और डगलस को बोला हे स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, ये बोलकर उसको उठाया और उसको पानी के डीप एंड के अंदर फेंक दिया। ठीक है, इस तरीके से व्हाट ही डिड, ही हर्ड अप डगलस, उन्होंने डगलस को उठाया और उसे डीप साइड ऑफ पूल के अंदर फेंक दिया। और डगलस जो है बच्चे पानी में गिरता है इन अ सिटिंग पोजिशन। अब क्योंकि वो ऐसे ही बैठा हुआ था तो वो ऐसे ही करके जो था बेटा पानी के अंदर गिरता है। एंड ही ऑल्सो हैड गॉन टू द 9 फीट एंड ऑफ द पूल, उसको 9 फीट एंड ऑफ द पूल में गिराया गया था जो कि डीपर एंड था। अब डगलस जैसे ही बच्चे पानी में गिरता है, डगलस डरा हुआ था लेकिन ही वाज स्टिल नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। अब डगलस जो था उसने अपना एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया अपने मन में कि वो कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। डगलस वाज स्केयर्ड, बट एक लाइन लिखी गई है ही वाज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। डगलस ने प्लान किया कि जैसे ही वो पानी के बॉटम में पहुंचेगा, वो बॉटम पे पैर मार के एकदम ऐसे मिसाइल की तरह पानी से ऊपर आएगा, 2 मिनट पानी में फ्लैट रहेगा ताकि सर्विस टेंशन टूट जाए पानी की, और उसके बाद स्विम करके पूल के कॉर्नर तक चला जाएगा। तो देखा जाए तो बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे डगलस बहुत डरे हुए थे, बहुत अलर्ट थे कि मुझे कैसे अपने आप को पानी से निकालना है। उन्होंने प्लान किया था कि वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे जब वो बॉटम को हिट करेंगे, और उसके बाद वो ऐसे अपने कमर के बल फ्लैट लेट जाएंगे, और उसके बाद जब पानी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा तो पैडल करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब डगलस बच्चे पानी में गिरते हैं तो द 9 फीट फॉल अपीयर्स लाइक 90 फीट। ठीक है, वो नेवर एंडिंग फॉल था, वो पानी में नीचे जाए जा रहे थे। डगलस गोज डाउन टू द बॉटम, और इस तरीके से बच्चे डगलस पूरे बॉटम तक पहुंचता है। 9 फीट उनके लिए बच्चे बिल्कुल 90 फीट जैसे थे, और उन्हें बहुत अनईजी फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो लंग्स थे उनमें पेन होना शुरू हो गया था, लंग्स एक होने शुरू हो गए थे। ठीक है, उनका हेड जो था बच्चे वो थ्रॉब कर रहा था, उनके सर में जो है उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, उनके जो लंग्स थे बच्चे वो बिल्कुल रेडी टू बर्स्ट थे कि अब फट जाएंगे ये। बॉटम ऑफ द पूल में बच्चे डगलस जो था, जैसे ही वो बॉटम को हिट करते हैं, जैसे ही वो पानी के बॉटम तक पहुंचते हैं, वो अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करे और पानी में स्विम अप करने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि बच्चे वो इतना ज़्यादा नीचे चले गए थे पानी के, तो अनफॉर्चुनेटली वो पानी के ऊपर नहीं आ पाए। उनको लगा था कि वो पानी के ऊपर आ जाएंगे, ही वुड स्प्रिंग टू द सरफेस, एकदम से वो यू करके ऊपर आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे ऐसा नहीं होता। वो बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली पानी से ऊपर आते हैं, बहुत डेस्परेट एफर्ट्स करते हैं कि काश मैं अपने आप को बचा पाऊँ, कुछ तो मैं करूँ। ऐसे हाथ मारते हैं कि कहीं तो मुझे कोई रोप मिल जाए, कहीं तो मैं कुछ पकड़ लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा पानी के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता है, उनकी आंखें नाक तक तो पानी से बाहर आ जाती हैं। उनको ये लगा कि उनका मुंह भी पानी से बाहर आ गया है, तो उन्होंने स्वॉलो किया, ऐसे सांस ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सांस लेने की जगह पानी अंदर चला गया और वो उन्हें खांसी आ गई। अब ऑब्वियसली पानी के अंदर वो बेचारा क्या ही सांस लेगा। अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा हिफाजत तरीके से ऊपर आने की वजह से डगलस जो था बेटा वो ऊपर नहीं आ पाया, और वापस से वो पानी में सेकंड टाइम ड्राउन होने लगे। और इस बार उन्होंने अपने पैरों को मूव करने की कोशिश करी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पैर बिल्कुल लाइफलेस ऑब्जेक्ट थे, मेरे पैर बिल्कुल डेड वेट्स जैसे थे। और वो कहते हैं बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई इररेजिस्टिबल फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी अनकंट्रोलेबल फोर्स है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे आप एक बुरे नाइटमेयर में होते हैं, बुरे सपने में होते हैं, आप आंखें खोलना चाहते हैं लेकिन आंखें खोल नहीं पाते, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था अपने आप को लेकर। वो कहते हैं एक इररेजिस्टिबल डाउनवर्ड पुल था जो मुझे पानी की तरफ नीचे खींच रहा था, एंड आई सक्ड टू द बॉटम अगेन। और वो कहते हैं और इसी वजह से मैं पानी के बिल्कुल नीचे तक जो है वापस चला गया। डेस्परेट स्क्रीमिंग, वो कहते हैं मैं चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था कि मुझे पानी से बाहर निकालो, मुझे पानी से बाहर निकालो। वो कहते हैं लेकिन ऑब्वियसली मेरी जो चीखें हैं वो और कोई नहीं सुन पा रहा था एक्सेप्ट द वाटर। और वो कहते हैं मेरी जो चीखें हैं वो सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन वाटर। वो कहते हैं ये एक फ्यूटाइल स्ट्रगल थी। वो कहते हैं मेरे लिए ये बिल्कुल एक यूजलेस स्ट्रगल हो गई थी। ये डिजीनेस थी मेरे अंदर, एक वो नींद सी मुझे आ रही थी, एक स्लीपीनेस थी मेरे अंदर कि काश मैं पानी से बाहर आ सकूं। और वो कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस इज द ओनली थिंग विद द हेल्प ऑफ विच आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं जीवित हूँ। वो कहते हैं कि वो था जब मेरे को मेरे हेड में थ्रॉबिंग फील हो रही थी, जब मुझे मेरे सर में दर्द फील हो रहा था, सिर्फ तभी मैं ये चीज़ समझ पा रहा
रहा था कि हाँ मैं जीवित हूँ, बिकॉज वो कहते हैं मेरे हालत इतनी खराब थी, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी, हवा आ नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। ही सेज आई वाज इन अ स्टेट ऑफ एक्यूट फिजिकल डिस्कम्फर्ट, और वो कहते हैं मेरा माइंड अभी भी वो रिटेन कर पा रहा है द प्लान टू अवॉइड ड्राउनिंग, और वो कहते हैं लेकिन मेरा मन अभी भी बिल्कुल पक्का था कि कैसे मैं अपने आप को इस पानी में डूबने से बचा सकता हूँ। अब वो कहते हैं टेरिफाइड आउट ऑफ हिज विट्स, अब वो इतना ज्यादा बच्चे डरे हुए थे, वो चिल्लाने लग जाते हैं पानी के अपने आसपास देखकर, एक एंडलेस टेरर, एक स्टार्क टेरर बच्चे वो कहते हैं इट सीज्ड मी, उसके लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं स्टार्क टेरर। अब वो कहते हैं देयर वाज अ स्टार्क टेरर जिसने मुझे सीज कर लिया था, और वो कहते हैं कि मैं चाह कर भी चिल्ला भी नहीं पा रहा था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्क्रीम, मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था तो मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मैं बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड था, मैं बिल्कुल हेल्पलेस था कि मैं चिल्ला भी लूंगा तो भी मेरी आवाज पानी के अलावा किसी को भी नहीं आएगी। अब वो कहते हैं मेरे दिल की और मेरे सर में जो धक धक चल रही है, सिर्फ वही वर द साइंस ऑफ लाइफ, जिससे मुझे पता लग रहा था कि मैं जीवित हूँ। और वो कहते हैं उतने में ही वापस से आई फेल्ट अ टच ऑफ लाइफ, ये एक और फ्यूटाइल एफर्ट था। और वो कहते हैं मैं बहुत डर गया था, लेकिन अचानक से मुझे वापस से फील हुआ कि मेरे पैर बॉटम को टच करे हैं, और वो कहते हैं वापस से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलूं, लेकिन वो कहते हैं जितना मैंने सोचा मैं उससे स्लोली ऊपर गया, और वापस से फिर मैं तीसरी बार भी नीचे आना शुरू हो गया। तो वो कहते हैं स्टिल वो अपटेक करते हैं अ लीप विद ऑल द स्ट्रेंथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस इवेट्स, नहीं जीत पाते, वापस तो पानी से ऊपर आते हैं दूसरी बारी के लिए, और तीसरी बारी के लिए बच्चे पानी से नीचे जाने लगते हैं। इस बार वो कहते हैं कि मेरे मन में जो स्टार्क टेरर था सेकंड टाइम पर जो मैंने महसूस किया, सेकंड टाइम का जो स्टार्क टेरर था अब वो कंप्लीटली मेरे माइंड से चला गया था। अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुल मान रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी मदर के कंफर्टिंग आर्म्स में हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था आई हैव गिवन अप, वो कहते हैं कि अब मेरा हो गया सब कुछ, मैंने बिल्कुल हार मान ली है। अब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड सेव माई सेल्फ। डगलस नाउ गिव्स अप, वो हार मान लेते हैं और उनके सारे एफर्ट्स को सरेंडर कर देते हैं और बस पानी में अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि नाउ ही फ्लोइंग इनटू स्पेस, वो बिल्कुल स्पेस में फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज गिवन अप। अब वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि बॉडी में भी इतनी जान नहीं बची थी, कोई फियर पैनिक एंजाइटी उनके मन से में था ही नहीं, इट वॉज टोटल रिलैक्सेशन। और उनका मानना ये था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इट वॉज हिज मदर्स आर्म, क्योंकि उनको अपनी मम्मी की जो वो टच था कि मम्मी है मेरे आसपास, वो उन्हें वो आखिरी बारी में महसूस हो रहा था। इधर वो एक लास्ट लाइन ये भी कहते हैं कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरा काम हो गया, और वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसा भी लग रहा था कि मेरा कर्टन ऑफ लाइफ जो है वो गिर चुका है, यानी मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं बिल्कुल मर चुका हूँ, देयर इज़ नो चांस इन माई लाइफ कि आई विल बी एबल टू सेव माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। ही पासेज इन टू ऑब्लिवियन, और वो कहते हैं कि मैं अनकॉन्शियस हो गया, आई बिलीव कि आई एंटर्ड इनटू द अदर डायमेंशन, मैं अपना जीवन खत्म करके मौत के मुंह में जा चुका हूँ। थोड़ी ही देर में बच्चे जब वो उन्हें उसके बाद कुछ याद नहीं रहता, उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं बच्चे, तो ही रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस, और वो देखते हैं कि वो पूल के साइड में है और उन्हें उल्टियां ही उल्टियां आए जा रही हैं। और वहां पर बिग बुली ऑफ अ बॉय को जब किसी ने डांटा कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा मर सकता था, तो उसने बड़ा ही लेम एक्सक्यूज बनाया कि अरे बट आई वॉज तो ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजे कर रहा था। और डगलस को लेकिन डगलस उस मजे के चक्कर में डगलस हैड अ क्लोज ब्रश विद डेथ, डगलस ऑलमोस्ट मरने वाला था जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। बट दिस बॉय वाज सो, आप कह सकते हो कि कैरलेस, कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो अपने चक्कर में किसी और इंसान के जीवन को खतरे में डाल रहा है। अब डगलस जैसे तैसे करके घर तो आ गया, लेकिन जो भी बच्चे इसका आफ्टर इफेक्ट था, जो भी डगलस के साथ हुआ, उसका आफ्टर इफेक्ट डगलस के मन में अभी भी था। वो बहुत ही वीक था, बहुत ही ज्यादा ट्रेम्बल कर रहा था, बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था। जब घर पहुंचता है तो बच्चे बहुत रोता है बिकॉज वो अभी बस मौत के मुंह से बचकर आया है। कुछ खाने की हिम्मत उनमें नहीं थी, वो डर जो था बच्चे पानी का, इट हॉन्टेड हिम फॉर डेज कमिंग बाय। और हल्का से भी थकान अगर बच्चे उन्हें हो जाती तो वो बड़े परेशान हो जाते, हिज लेग्स वुड बिकम शेकी, उनके पैर जो है बच्चे वो कांपने लगते, उनकी नीज जो है वो कांपने लगती, और उन्हें पेट में ऐसे कुछ अजीब सा होने लगता। और ऐसे करते करते इसका जो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस बच्चे उनके साथ आया उनके दिमाग पे, उसकी वजह से बच्चे ही डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर, वो पानी का एक डर अपने मन में बना लेते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद बच्चे डगलस कभी भी पूल रिविजिट नहीं करते और कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको क्लियर अवॉइड किया जाए, अपने आप को बचाया जाए।
अब होता क्या है बच्चे, फाइनली जब वो बड़े होते हैं और जब वो देखते हैं लोगों को कि वो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वो लोग बोटिंग कर रहे हैं, वो लोग कैनोइंग कर रहे हैं, वो लोग वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, डगलस को वापस से वो हैंडीकैप फील होता है अपनी लाइफ में दूसरी बार। पहली बार हुआ था 10 साल की एज में और अब वापस हो रहा है अपने अडल्टहुड में कि अब मैं क्या करूं। इस बारी भी उन्हें लगा कि यार मैं क्या करूं, बिकॉज वो सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स इसलिए तो छोड़ नहीं सकते कि उनके साथ बचपन में एक बुरा इंसिडेंट हो गया था। अब वो क्या करे इस चीज को लेकर। तो इस बार ही बच्चे डगलस ने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी करके स्विमिंग सीखूंगा, बिकॉज ही कैन नॉट लेट हिज हैंडीकैप कंट्रोल हिम। तो वो बच्चे क्या करते हैं, डिटरमिन्ड टू फाइनली डिफीट द फियर दैट ही हैज kept in his mind, he decided कि वो एक इंस्ट्रक्टर को एंगेज करेंगे बच्चे अपने साथ अक्टूबर के महीने में, ताकि वो उन्हें जो है बच्चे स्विमिंग सिखा पाए। और उन्होंने क्या किया बच्चे, एक रोप अटैच कर ली अपनी बेल्ट के साथ और उस बेल्ट को उनके कमर पे लगा दिया गया। अब याद रखना बच्चे अक्टूबर में था, ये 5 days अ वीक इन्हें सिखाता था, 1 hour ईच डे। ये जो इंस्ट्रक्टर था ये डगलस को ट्रेनिंग दिया करते थे। कहानी ये थी बच्चे कि डगलस के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, एक बेल्ट लगा दी थी डगलस के कमर के ऊपर और वो रोप से बच्चे उनको बांध दिया गया था। और वो रोप जो थी वो एक पुली से अटैच थी, इस तरीके की एक पुली थी, एक पुलिस से बच्चे वो रोप अटैच थी। और जैसे आप कुएं में से पानी की बाल्टी डालते हो और बाल्टी भर के निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही डगलस का जो इंस्ट्रक्टर था वो डगलस को पानी में डालता था और पानी से बाहर निकालता था, ताकि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डगलस का डर जो है पानी का उसके मन से निकाल सके। इस तरीके से बच्चे उन्होंने पूल में टू एंड फ्रो किया फॉर वीक्स टुगेदर, तब जाकर डगलस के मन से थोड़ा सा पानी को लेकर डर कम हुआ। धीरे धीरे इन लोगों ने बच्चे प्रैक्टिस करी और डगलस को पानी में फिर उन्होंने सिखाया कि गो इनसाइड द वाटर एंड एक्सहेल, पानी के ऊपर आओ एंड इनहेल। तो इस तरीके से उनके टीचर ने बच्चे उन्हें सिखाया कि पानी में कैसे एक्सहेल किया जाता है, कैसे इनहेल किया जाता है। और धीरे धीरे बच्चे बहुत परसिस्टेंट फियर जो था उनके मन से वो इन इंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ, अनस्टॉपेबल एफर्ट्स के साथ वो करते जाते हैं। 3 महीने बाद बच्चे जब उन्हें लगा कि हाँ अब मैंने कुछ सीख लिया है, तब इंस्ट्रक्टर ने बच्चों ने इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग सिखाया फर्स्ट वाइल स्विमिंग। और उसके बाद उन्हें पैरों को किक करना सिखाया पानी में। इनिशियली डगलस जो है वो कहते हैं कि मेरे पैर बिल्कुल स्टिफ हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगे और वो अपनी बॉडी को कमांड करने लगे। तो 6 महीने बचे, अप्रैल में आकर 6 मंथ्स के बाद डगलस को लगा कि हाँ अब मैं तैरने लायक हो सकता हूँ। अब उन्होंने डगलस, अब जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी क्लीन चिट दी कि जाओ अब तुम तैरो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और डगलस जो था बच्चे वो पानी में डाइव भी कर सकते थे, स्विम भी कर सकते थे। और इंस्ट्रक्टर को भेज दिया गया कि भैया अब आपका काम हो चुका है, आप जा सकते हैं और अब हम अपनी स्विमिंग खुद करेंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे क्या होता है, हमारे डगलस जो थे, ठीक है, अब हमारे डगलस जो थे बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें लगा कि चलो मैंने इंस्ट्रक्टर को तो फ्री कर दिया है, अब टाइम है कि अब इंस्ट्रक्टर के सामने तो कोई भी स्विम कर ही लेता है। नाउ इट इज टाइम टू चेक कि क्या वो अकेले भी पूल के अंदर स्विम कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे डगलस ने वापस अकेला जो है स्विम करने की कोशिश करी पूल में। ये काम उन्होंने बच्चे जुलाई तक किया, अप्रैल से जुलाई 3 महीने उन्होंने खुद की प्रैक्टिस करी। और ये सब करने के बाद उन्हें लगा कि चलो फाइनली अब मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में तो तैरना सीख गया हूँ, कोशिश करते हैं कि अब एक अनसेफ एनवायरनमेंट में भी तैरना सीखें। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को इजाद देने के लिए बच्चे वो पहुंच गए लेक वेंटवर्थ, जहां पर उन्होंने जाकर पानी में तैरा। थोड़े बहुत टाइनी वेस्टेजेस ऑफ डर जो थे बच्चे वापस से डगलस के मन में आते हैं, लेकिन डगलस ने अपने डर को यही बोला कि ट्राइंग टू स्केयर मी मिस्टर टेरर, और ये बोलकर वो वहां से एकदम ये करके चले जाते हैं आगे स्विम करने के लिए और अपने डर को भगा देते हैं। ठीक है, सारा फियर जो था बच्चे उनका शेड कर जाता है जब वो लेक वेंटवर्थ में तैरते हैं। और सक्सेसफुली बच्चे वहां पर वो क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सब प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ से बच्चे उन्होंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया कि हाँ वो हर जगह जा सकते हैं। फिर यहाँ से जाते हैं बच्चे वो वॉर्म लेक, वहां से स्वैम अक्रॉस करते हैं स्टैम्पैक्ट आइलैंड, स्टैम्पैक्ट आइलैंड से जाते हैं बच्चे आगे और अपना ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुली कंडक्ट करके वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ भैया मैं तैर सकता हूँ। एक एक करके बच्चे फाइनली ये पहुंचते हैं गिलबर्ट पीक, और यहाँ आके इनका मन बिल्कुल पक्का था कि मैं जो करना चाहता था मैंने कर लिया है, मैंने अपने मन से पानी का डर निकाल लिया है। और यहाँ से बच्चे ही फेल्ट अ पीस विद इन हिमसेल्फ कि उन्होंने अपने मन से वो जो टेरर ऑफ वाटर है उसको कंप्लीटली हटा दिया है। ठीक है, ये तो हो गया ना, ये लाइन, ये पेज तो हो गया। अब यहाँ पर बच्चे हमारे जो डगलस हैं वो लास्ट में एक ही पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, वो कहते हैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जीवन के अंदर उस चीज़ से, वो कहते हैं मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ।
अब वो कहते हैं कि जो एक विलिंगनेस टू लिव है आफ्टर सच एक्सपीरियंसेस, उनका मानना ये है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद द विलिंगनेस टू लिव, उनका कहना ये है कि जो जीने की इच्छा होती है ना इंक्रीजेस। उनका कहना ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद जीने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस इंसान ने, अगर किसी ने देखा है डेथ क्या होती है, मौत क्या होती है, तो इंसान सीख जाता है कि अपने आप को उस डेथ के माहौल में कैसे बाहर निकाला है, और एक वो विलिंगनेस टू जो लिव है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर बच्चे वो लास्ट में अपने ही दोस्त प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की भी एक लाइन, जिनका बहुत इम्पैक्ट था उनके जीवन पर, एक लाइन बताते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बोला था ऑल वी हैव टू फियर, उन्होंने बोला था ऑल वी हैव टू फियर। उनका कहना था कि अगर तुम्हें डरना है किसी चीज़ से, इज़ टू फियर इटसेल्फ। अगर डरना है किसी चीज़ से तो खुद से डरो, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तब तक है जब तक आपको वो इम्पॉसिबल लगती है। नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। हर इंसान सबको चाहे जो चाहे वो कर सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन सिर्फ यहाँ होता है। तो अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख जाते हो, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन डू एनीथिंग। एंड देयर इज वन मोर थिंग, जैसे भागवत गीता में ये चीज़ लिखी हुई है बेटा, कि अ पर्सन सफर्स मोर इन हिज इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। ये एक ऐसी लाइन है ना, मैं बता रही हूँ, मैंने जब से लाइन पढ़ी है ना, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट इट। ये इतनी रेजोनेटिंग लाइन है ना बच्चा इंसान के जीवन के लिए। माफी चाहते हैं कि अ पर्सन सफर्स मोर इन हिज इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, कि एक इंसान बेटा अपनी इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करता है कंपैरेटिवली कि वो अपने रियलिटी के अंदर, अपने असली जीवन के अंदर वो कितनी परेशानियों को झेल रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है बच्चे हमें इस चैप्टर के थ्रू जो है सीखने को मिलती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा। अब इसके ऊपर बच्चे कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childhood fears. But a little while I gathered confidence, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them, yani copying them. I did this twice or three times on different days, and I was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो यहाँ पर बच्चे आपको दिया गया है दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है बच्चे कि the author's father laughed to mock his son's inability to swim, कि जो पापा थे वो इसीलिए हंसे क्योंकि वो अपने बेटे की स्विमिंग ना करने के ऊपर उस पर हंसना चाहते थे। दूसरा है बच्चे the author wanted to swim just to prove to his father that he can swim। तो बच्चे ना तो स्टेटमेंट 1 ना तो स्टेटमेंट 2, दोनों में से कोई भी इन्फर नहीं हो सकती। पहली स्टेटमेंट तो है ही गलत, पापा इसीलिए नहीं हंसे थे कि उनका बेटा स्विम नहीं कर सकता था, वो इसीलिए हंसे थे बेटा ताकि वो उसका मन से जो डर है पानी को देखकर वो निकाल सके। 3 साल का बच्चा क्या ही स्विम कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बच्चे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, मेरे पास प्रेजेंटर है, मैं फिर भी इसको यूज कर रही हूँ। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childhood fears. It can be inferred, यहाँ पे आप क्या इन्फर कर सकते हो बच्चे? It can be inferred that this was a clear case of suppression, oppression, depression and repression. तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चे ये है नहीं, माई इंट्रोडक्शन टू YMCA pool ऑपरेशन है बच्चे, ये अपने खुद के माइंड का, डिप्रेशन तो नहीं है ये। The misadventure took place right after the author felt uncomfortable was that the author slipped and fell into the swimming pool. A bully tossed him into the pool for the sake of fun. His coach forgot to teach him how to handle deep water, and his father couldn't help him drowning in the water. तो बच्चे एक बुली जो था वो आया और उसको डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक कर चला गया, बदतमीज कहीं का। एक और सवाल देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑथर ने वाटर विंग्स यूज करे होंगे, तो इसमें से वाटर विंग्स कौन सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है? तो बच्चे इधर जो वाटर विंग्स का एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्लियर डिपिक्शन है कि वाटर विंग्स कैसे दिखते होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं
The chapter बचे, the chap, sorry, that threw me in was saying, but I was only fooling. Choose the option mentioning the personality traits of the chap. आपको बताना है वो लड़का कैसा था बच्चे, वो persuasive था, मनाने वाला था, नहीं, वो डोमिनियरिंग था, बिल्कुल, वो बहुत बदतमीज था, वो कैलेस था, बिल्कुल था, वो इरिस्पॉन्सिबल था, बिल्कुल था। तो भैया 2, 3, 5 है किसी के पास? 2, 3, 5 ये ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब इस पे सवाल देखिए बच्चे कि व्हाई डिड डगलस प्रेफर टू गो टू वाईएमसीए पूल टू लर्न स्विमिंग। तो बच्चे डगलस के अकॉर्डिंग वाईएमसीए पूल जो था वो सेफर था अगर उसे कंपेयर किया जाए याकीमा रिवर से। रिवर जो था बच्चे वो बहुत ज्यादा डीप था और बहुत ज्यादा ड्राउनिंग इंसिडेंट्स अक्सर वहां के बारे में सुने गए थे। एज अगेंस्ट सर्टेन अनसर्टेन डेप्थ ऑफ द रिवर, पूल जो था वो 2 या 3 फीट डीप था शैलो एंड पे, ऑल्दो उसकी डेप्थ 9 फीट थी, लेकिन जो डीपर एंड पे, लेकिन जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। तो ऑब्वियसली डगलस जो है उस पानी में स्विम कर सकता था एंड ही कुड रिलाई ऑन दैट वाटर। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। तो बच्चे इंस्ट्रक्टर जो था उसने एक सिस्टमैटिक मेथड अप्रोच किया डगलस को स्विमर बनाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने डगलस को उसके मन से डर निकाला पानी का, उसको एक रोप से बांधकर और उन्हें पूरे पानी में घुमाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बाद में उन्हें एक्सेलिंग इनहेलिंग सिखाई और बाद में उनको लेग मूवमेंट सिखाई ताकि वो अपने मन से पानी का डर जो है वो कंप्लीट तरीके से निकाल सके। ठीक है, What did Douglas experience when he went down to the bottom of the pool for the first time? तो बच्चे जब पहली बार हमारे ऑथर पानी के नीचे जाते हैं तब वो 9 फीट डीप था बच्चे, वो 90 फीट लगता है उन्हें, उनके लंग्स जो थे वो बिल्कुल फटने को रेडी थे, बट समहाउ उन्होंने बच्चे अपनी स्ट्रेंथ समन करी और पानी में ऊपर की तरफ बढ़े, होपिंग कि वो पानी के सरफेस तक पहुंच जाएंगे इजीली। लेकिन वो पानी में से पॉपअप तो नहीं करते एक कॉर्क की तरह ही, जैसे उन्होंने इमेजिन था, पटक करके नहीं आते। तो वो वेट करते हैं कि वो पानी के ऊपर आए और बहुत ग्रेजुअली वो पानी के ऊपर आते हैं। और जब वो कोशिश करते हैं अपना फ्रैंटिक एफर्ट टू कम आउट ऑफ द वाटर, वो ये काम नहीं कर पाते। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. What was the incident which nearly killed Douglas and developed a strong aversion to water? तो वो कहते हैं ऐसा क्या इंसिडेंट था जिसने डगलस के मन में ये फीलिंग डाली और उनको ये लगा कि भैया अब तो मैं पानी में बिल्कुल ही डूबने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेकंड देना आज। तो बच्चे जो इंसिडेंट जिसने नियरली डगलस को मारा था वो अकर होता है उनके साथ जब बच्चे वो 10 या 11 साल के थे। उन्होंने स्विमिंग करने का सोचा था वाईएमसीए पूल में एंड उन्हें मन था कि अपने मन से पानी का डर निकाल दिया जाए। एक सुबह बच्चे जब वो अकेले थे पानी के अंदर वेट कर रहे थे बाकियों के आने का, तब एक बिग बुली ऑफ अ बॉय आता है और उन्हें डीप एंड ऑफ द पूल में डाल देता है। ऑल्दो बच्चे उन्होंने प्लान करी थी एक स्ट्रेटेजी कि वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि जब वो नीचे जाएंगे उनका प्लान काम नहीं करता, वो पानी के नीचे जाते हैं और बहुत पैनिक हो जाते हैं। 3 बार वो कोशिश करते हैं सरफेस के ऊपर आने की लेकिन फेल हो जाते हैं ईच टाइम और वो पानी में डूब जाते हैं और ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस इन द थर्ड टाइम और उनको ऐसा लगा कि वो मर जाएंगे इस बार ही, बट अल्टीमेटली ही वाज सेव्ड। एंड ये मिस एडवेंचर जो है बच्चे उन्होंने उनके मन के अंदर एक डीप एवर्जन ऑफ वाटर डेवलप कर दिया था। आखिरी सवाल देखते हैं बच्चे इस चैप्टर का कि डगलस फुली रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रूजवेल्ट स्टेटमेंट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हाउ डज दिस रियलाइजेशन हेल्प हिम ब्रश असाइड हिज फियर एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर। तो बच्चे डगलस जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया था बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग कि मरते हुए कैसा फील होता है और द टेरर कि इंसान मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग विल, हार्ड डिटर्मिनेशन और करेज और उनकी मेहनत ही थी बच्चे एज वेल एज इज ऑनेस्ट लेबर, इसने ही इनको हेल्प किया अपने टेरर से बाहर आने में और अपने फियर्स को ओवरकम करने में। द विल टू लिव ब्रश असाइड ऑल हिज फियर्स, जीने की इच्छा ने बच्चे इनके मन से मरने का डर निकाला। इन रियलिटी बच्चे जितने भी फियर्स हमारे मन में हैं वो सब साइकोलॉजिकल है और बहुत इजीली जीते जा सकते हैं अगर हम लोग हमारे माइंड को कंट्रोल करना सीख जाए। ये रियलाइजेशन जो है इसने बेटा डगलस को हेल्प करा लर्न करने में कि स्विमिंग कैसे करनी है बाय एंगेजिंग एन इंस्ट्रक्टर, कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर कर सके। ये इंस्ट्रक्टर ने बच्चे पीस बाय पीस डगलस को एक स्विमर बनाया। हाउएवर जो उनका फर्स्ट स्टेप था वो था कि डगलस के पानी के डर को मन से निकालना और उन्हें ट्रेन करना कि स्विमिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। जब डगलस ने बच्चे ट्राई किया और स्विम किया द लेंथ ऑफ पूल अप एंड डाउन, उनके मन में ओल्ड ट्रेसेस ऑफ टेरर वापस आए। तो वो लेक वेंटवर्थ जाते हैं, ट्रिक्स आइलैंड जाते हैं,
स्टैम्प एक्ट आयरन जाते हैं और फाइनली इस तरीके से वो बाहर के वाइल्ड वाटर्स में जाकर भी अपने पानी का जो डर था मन से निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास का सेकंड टॉपिक का नाम है बच्चों इंडिगो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को अक्सर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैडम इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो हमें ना समझ में नहीं आता। तो मैं तुम्हें ये कहूँगी बेटा कि जिस क्रोनोलॉजी से मैं तुम्हें चैप्टर अगर समझा रही हूँ, अगर आप उस क्रोनोलॉजी के थ्रू इस चैप्टर को समझ लोगे तो आपको चैप्टर को समझने में या किसी भी चीज को आंसर करने में पेपर के दौरान भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिस पर्टिकुलर चैप्टर इंडिगो दैट इज बाय लुइस फिशर। अब अगर बच्चे मैं बात करती हूँ आपसे इस चैप्टर के बारे में, तो इसके अंदर बच्चे ये कहानी लिखी गई है 1942 के आसपास, 1942 के बाद ही लिखी गई है। कहानी लिखी है बच्चे लुइस फिशर ने, जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी और महात्मा गांधी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी। और महात्मा गांधी की जो जीवनी है बच्चे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी बाय दिस मैन लुइस फिशर। लुइस फिशर जो थे बच्चे वो महात्मा गांधी के डिसाइपल थे, और 1942 में जब महात्मा गांधी लुइस फिशर के साथ बैठे हुए थे, तब महात्मा गांधी को लुइस फिशर को महात्मा गांधी ने बोला कि चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहते हैं आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स का डिपार्चर प्लान किया था। तो बात है बच्चे दिसंबर 1916 की। पहले जान लो लुइस फिशर कौन थे। लुइस फिशर जो थे बच्चे फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। इन्होंने वॉलंटियर किया था ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 में। फिशर जो थे बच्चे वो एक जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा। ये एक फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर थे बच्चे। फॉलोइंग बुक जो है बच्चे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया ये एक एक्सर्प्ट है। ये बुक जो है बच्चे इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। कहानी शुरू होती है बच्चे, इसका मैसेज थीम पे वापस आएंगे। ओके, कहानी शुरू होती है बच्चे 1916 के दिसंबर में। महात्मा गांधी बताते हैं, ठीक है, वो कहते हैं दिसंबर 1916 की बात है, दिसंबर 1916 की बात है। वो कहते हैं कि एक ना लाहौर कांग्रेस सेशन चल रहा था, एनुअल कांग्रेस सेशन चल रहा था लखनऊ में, सॉरी लखनऊ, लाहौर नहीं, लखनऊ में। तो वो कहते हैं ये इंसिडेंट जो है बच्चे 1917 में मेन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 दिसंबर के महीने में अटेंड किया था, और ये था बच्चे लखनऊ में। 2301 डेलीगेट्स या मेंबर्स जो और बहुत सारे जो विजिटर्स थे बच्चे इस सभा के लिए पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी बच्चे जब इस सभा में बैठे हुए थे तो एक पुअर स्किनी बड़ा पतला दुबला सा पीजेंट आता है महात्मा गांधी को मिलने के लिए, और बच्चे इस पीजेंट का नाम था राजकुमार शुक्ला। ये देश के दिखने वाले किसी भी नॉर्मल पीजेंट जैसा बच्चे बहुत ही गरीब सा, बहुत ही पतला दुबला सा लग रहा था, और ये महात्मा गांधी को मिलने के लिए आया था। अब उसने आकर महात्मा गांधी को बोला कि महात्मा गांधी प्लीज आप मेरे साथ चंपारण चलिए, चंपारण जो बिहार में है, क्योंकि मुझे वहां पर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है हमारे पीजेंट्स के साथ जो मैं चाहता हूं जिनके पास आप चलिए और चलकर आप उन पीजेंट्स की प्रॉब्लम का निवारण कीजिए। इस बात पर महात्मा गांधी ने पूछा कि अच्छा अभी तो मैं बिजी हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे को पहले तो तुम ये बताओ कि व्हाट इज दिस प्लेस, वेयर इज दिस प्लेस, ये प्लेस एग्जैक्टली है कहाँ पर, पहले मुझे ये पता लगे, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया मैं तो बड़ा बिजी हूँ, मेरे को तो बहुत सारी जगह जाना है, मैं तो नहीं चल सकता अभी। तो पीजेंट जो था राजकुमार शुक्ला, उसने बोला कि देखिए सर आपको चलना तो पड़ेगा, हमारे वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, हम चंपारण के लोग जो हैं वी आर इन अ लॉट ऑफ मिजरी, तो प्लीज यू नीड टू कम विद अस, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी बोला कि भैया हमारा जो बिहार का लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही अनजस्ट है, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमें बताया था कि आप ही कुछ है जो कर सकते हैं, तो कृपया करके सर आप एक बार हमारे साथ चल लीजिए। तो गांधी जी ने बोला कि पहले तो मुझे कानपुर जाना है और बाकी सारी जगह जाना है, तो पहले मैं वहां जाऊंगा। तो शुक्ला ने महात्मा गांधी को हर जगह फॉलो किया कि चलिए 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 चलिए। ये देखते हुए महात्मा गांधी ने कि भैया ये आदमी तो बड़ा परसिस्टेंट है, बड़ा वेट कर रहा है, कहता है कि चलो चलो चलो। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ चंपारण। उन्होंने बोला कि देखो मैं इस दिन यहाँ पे तुम्हें मिलूंगा, उससे पहले मुझे भी कैलकाटा जाना है, तो तुम मुझे ट्रेन स्टेशन से यहाँ से उठा लेना, फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा ऑन दिस एंड दिस डेट। तो वही हुआ। अगली बार जब पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला था, वो महात्मा गांधी को वहीं से उठाता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ।
रास्ते में बच्चे वो लोग रुकते हैं एक प्रोमिनेंट लॉयर के घर पे। प्रोमिनेंट लॉयर का नाम है बच्चे हमारे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। ये एक बहुत ही जाने माने लॉयर है पटना के, और अगर देखा जाए तो बच्चे ये हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में, और कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट थे। उस समय ये बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे, और राजकुमार शुक्ला अक्सर इनके घर बच्चे अपनी परेशानियां लेकर जाया करता था, बताते हुए कि प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। उस दिन बच्चे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो घर पे नहीं मिले, क्योंकि वो टाउन के बाहर थे। तो जो हमारे पीजेंट है राजकुमार शुक्ला, जब उनके साथ महात्मा गांधी जाते हैं तो उनको जमीन पर बिठाया गया कि चलो जमीन पर बैठो, जब तक हमारे साहब नहीं आते आप यहीं पर अपना बैठे रहिए। तो महात्मा गांधी ने बोला कि जरा मेरे को पानी पीना है, तो मैं क्या तुम्हारे वेल से पानी ले सकता हूँ? तो महात्मा गांधी को पानी लेने के लिए भी जो है बच्चे मना कर दिया गया, ये बोलकर कि हम तो आपको पानी भी नहीं लेने देंगे, क्योंकि गलती से भी अगर आपके पानी के छुए हुए की एक भी ड्रॉप हमारे वेल में गिर गई तो हमारा पूरा का पूरा वेल जो है वो खराब हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा वेल जो है वो हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको वेल में से पानी लेने के लिए भी अलाउड नहीं कर सकते। तो ये दिखाता है कि उस समय पर भी बच्चे अनटचेबिलिटी जो थी हमारे देश के अंदर, अनटचेबिलिटी जो थी बच्चे उस समय भी हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन थी। होता क्या है बच्चे, महात्मा गांधी अब रात के लिए कहाँ रुके, तो उन्होंने और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए फिर कॉल किया किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी को कॉल किया गया, तो जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुंच गए महात्मा गांधी को स्टेशन पर लेने के लिए। यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए अरेंजमेंट करी थी जेबी कृपलानी ने अपने ही एक दोस्त गवर्नमेंट स्कूल टीचर प्रोफेसर मलकानी के घर पे। कहने का बच्चे प्रोफेसर मलकानी थे तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ब्रिटिशर के स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन हेल्प कर रहे थे बच्चे एक किसकी? ये हेल्प कर रहे थे एक इंडियन आदमी की, स्पेसिफिकली एक ऐसे आदमी की बच्चे जिसका जो स्पेशली यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल से ही लड़ने की कोशिश कर रहा है। Due to the fear of the Britishers, very few would show unusual gesture। तो उस समय पर ये बच्चे एक बहुत ही अनयूजुअल बात थी कि उस समय के लोग जो है होम रूल के एडवोकेट्स को सपोर्ट करें, ठीक है, टू सपोर्ट द पीपल, टू सपोर्ट द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो वो कहते हैं उस समय बड़ा रेयर था ये कि लोग जो हैं वो होम रूल्स पर आज के लोगों को जो है फेवर करें, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो पीजेंट्स के लिए बच्चे एक रे ऑफ होप तब आती है जब लोगों को ये पता लगता है कि कोई ना कोई मसीहा जो है वो आया है यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए। और जब उन लोगों को ये पता लगता है, उन्हें नहीं पता कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है, महात्मा गांधी कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने कितना कुछ महान काम किया है। उनके लिए वो पहली बार महात्मा गांधी से मिल रहे थे, और महात्मा गांधी से मिलने के बाद उन लोगों को यही लगा कि यही वो आदमी है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। तो पीजेंट जो थे वो भागते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं जहां पर महात्मा गांधी रुके हुए थे, और यहाँ पर लॉयर्स को बुलाया जाता है महात्मा गांधी को बताने के लिए कि यहाँ पर सिचुएशन चल क्या रही है। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर आकर ये पता लगता है कि जो लोग हैं यहाँ के उन्हें कितना ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। एक तो बेचारे वैसे ही ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम से परेशान है, ऊपर से यहाँ पर उन्हें और पैसा चार्ज करना पड़ रहा है, लॉयर्स को फीस देनी पड़ रही है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्कोल्ड किया लॉयर्स को कि तुम पागल हो, तुम लोग लोगों से इतना महंगा महंगा पैसा ले रहे हो, इतना हाई फीस ले रहे हो। एक तो बेचारे वैसे ही इतना परेशान है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑप्रेसिव सिस्टम से, ऊपर से तुम लोग भी इनसे इतना ज्यादा जो है पैसा मांग रहे हो। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और आपको ये काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड देना बच्चों। तो महात्मा गांधी ने बच्चों को बहुत ज्यादा जो है डांटा, बच्चों को कह रही हूँ, लोगों को डांटा कि आप इस तरीके से जो है नहीं करें, और उन्होंने लोगों को ये तक बोला कि आप बॉयकॉट कर दो कोर्ट्स को, कोई फायदा नहीं है ऐसे कोर्ट्स में जाने का जहां पर आपको थोड़ी बहुत मदद जो है वो भी ना मिल सके। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोगों से हेल्प मांगोगे, तुमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा मांगा जाएगा, पैसा मत दो, तुम जाओ ही मत, कोर्ट्स में जाओ ही मत, इनसे हेल्प मांगो ही मत, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री फ्रॉम फियर होना ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली कि तुम और किसी चीज के ऊपर अपना दिमाग लगाओ। तो महात्मा गांधी ने क्लियरली लोगों को बोला कि तुम लॉयर्स के पास ही मत जाओ, इनका धंधा जो है इनको भी चौपट कर दो, इनका काम जो है बिल्कुल रोक दो। अब पता ही चलता है बच्चे कि यहाँ पर कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि बच्चे उस समय बड़े बड़े जो लैंड थे वो इंग्लिशमैन ओन करते थे। अब यहाँ पर उस समय चलती थी बच्चे टेनेंट फार्मिंग। क्या चलती थी? टेनेंट फार्मिंग। अब ये टेनेंट फार्मिंग क्या होता है बच्चे? टेनेंट फार्मिंग एक तरीके की फार्मिंग होती है, जैसे आप एक घर किराए पे रहते हो वहां पर, वैसे ही बच्चे ये लोग क्या करते थे, एक बड़ा पीस ऑफ लैंड इसे ना किराए पे दिया जाता था। यहाँ पे टेनेंट 1, टेनेंट 2, टेनेंट 3 और टेनेंट 4, यहाँ पर 4 अलग अलग टेनेंट जो थे बच्चे एक लैंड के ऊपर काम किया करते थे।
फसल उगाते थे, फसल बेचते थे और यहाँ पर जो है रेंट पे किया करते थे यहाँ के लैंड ओनर्स को। तो कहानी बेटा कुछ ऐसी जाती है, कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये था कि इन लैंड ओनर्स को, सॉरी जो हमारे टेनेंट्स थे, इनको बोला गया कि आप अपने लैंड के ऊपर 15% लैंड के ऊपर इंडिगो उगाओ। इंडिगो बोले तो बच्चे नील, ये होता है एक नेचुरल डाई, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा हैवी क्रॉप, जिसकी वजह से बच्चे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसकी बिल्कुल बैंड बच जाती है। तो फार्मर्स जो थे बच्चे, उनसे जबरदस्ती पहली बात तो इंडिगो उगवाया जा रहा था और जितनी भी प्रोडक्शन थी बच्चे उस सबको एज अ फॉर्म ऑफ रेंट ले लिया जा रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए बच्चे तो ये लोग अपना सामान अंडर वैल्यू बेच रहे थे, अंडर वैल्यू था, चलो ठीक है सारा रेंट में दे दिया। अब ये क्योंकि बच्चे इतनी हैवी क्रॉप होती है तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है ये क्रॉप ग्रो करने में और बहुत ज्यादा फर्टिलिटी लेती है बच्चे ये क्रॉप आपकी सॉइल की। तो इवेंचुअली होता क्या है बच्चे, क्योंकि ये लैंड की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा जो है एब्जॉर्ब करती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लैंड जो होता है बच्चे बिल्कुल बैरन हो जाता है और आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं रहता कि आप अगली बारी उस लैंड के ऊपर कुछ उगा सको। तो हुआ क्या बच्चे, उस समय पर लैंडलॉर्ड्स को, जो हमारे वो थे, हाँ लैंडलॉर्ड्स थे, उनको ये पता लगता है बच्चे कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया है। और सिंथेटिक इंडिगो की जो न्यूज़ है जब वो हमारे लैंडलॉर्ड्स के पास पहुंचती है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग ये ब्रिटिश, ये जो इनका लैंड है इसको छोड़ के अपना काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इधर भी अपना फायदा निकाला और लैंडलॉर्ड्स ने टेनेंट्स को बोला कि अगर आप इस अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हो तो आप हमें कुछ कंपनसेशन अमाउंट दो, तो हम आपको इस प्रॉब्लम से फ्री कर देंगे, इस अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे। अब यहाँ पर भैया चट भी अपनी और पट भी अपनी ब्रिटिशर्स की। ये बात सुन के कुछ लोग जो थे उन्होंने कई इस अग्रीमेंट को विलिंगली साइन कर दिया कि लो भैया पैसा लो और हमारा लैंड हमें दे दो, हम इस अरेंजमेंट से फ्री हो जाना चाहते हैं। और कई लोगों ने बोला कि भैया हमें हमारे ही अरेंजमेंट से फ्री होने के लिए हम क्यों पैसा दे, तुम अगर हमें फ्री कर रहे हो तो तुम अपनी मर्जी से कर दो। लॉयर्स लोगों ने एंगेज कर लिए। जब लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि ये लैंड के ऊपर जो कंपनसेशन हमसे ली जा रही है ये इसीलिए नहीं ली जा रही कि वो लोग अच्छे हो गए हैं या हमें फ्री कर रहे हैं, ये कंपनसेशन इसीलिए ली जा रही है क्योंकि उन्हें सिंथेटिक इंडिगो जो है मिल गया है और वो यहाँ पर भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। इस बात की वजह से बच्चे जो ब्रिटिश, हमारे जो टेनेंट्स थे, हमारे जो फार्मर्स थे, वो बहुत एनरेज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि आप हमारा सारा का सारा पैसा वापस कर दो। और इसी डिमांड के लिए, इसी डिमांड को पूरा करवाने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बुला के लेकर आया था। जब महात्मा गांधी ने ये पूरी की पूरी बात सुनी तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे चंपारण के कैपिटल मोतीहारी में और वहां मोतीहारी में रहकर पूरा का पूरा सिचुएशन को हैंडल करेंगे। महात्मा गांधी ने एक कमरा, एक किसी का रूम था वो ले लिया वहां पर और उसको अपना हेडक्वार्टर्स बनाकर वो पूरे के पूरे कहानी को अंजाम देने लगे। अब एक दिन महात्मा गांधी को खबर आती है कि भैया एक पीजेंट जो है उसे मैल्ट्रीट किया गया है मोतीहारी में। तो महात्मा गांधी एक हाथी के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन रास्ते में ही बच्चे महात्मा गांधी को रोक लिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाइए, आपको हम यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं रोकने देंगे। पर महात्मा गांधी ने इस ऑर्डर को डिफाई किया और क्लियर एक पेज पर साइन करके दे दिया कि देखो भैया मैं इस ऑर्डर को डिफाई करता हूँ, मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब इंस्टेड ऑफ लिविंग बच्चे महात्मा गांधी जो है वो मोतीहारी निकल जाते हैं और कुछ लॉयर्स के साथ देखने के लिए कि वहां पर क्या होगा, एक्सपीरियंस देखने के लिए। अब बहुत सारे लोग जो है बच्चे वो महात्मा गांधी को मिलते हैं और महात्मा गांधी के साथ जाते हैं। महात्मा गांधी ने घर से ऑपरेट करना शुरू किया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस पूरी करनी शुरू करी। उन्हें खबर आती है बच्चे कि एक विलेज में एक मैलट्रीटेड प्रेसिडेंट है, उससे मिलने वो निकलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को बीच में ही बच्चे रोक लिया जाता है और उन्हें बोला कि जाओ अब अपने वापस जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, क्योंकि उन्हें एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाता है बच्चे महात्मा गांधी को कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ वरना हम आपको दिक्कत देंगे। तो महात्मा गांधी ने साइन तो कर दिया उस पर, लेकिन ये भी लिखा कि देखो भैया मैं इस ऑर्डर को डिसओबे कर रहा हूँ और वहां से वो चलते बने कि मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बोलकर महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे महात्मा गांधी को एक समन आ जाता है कि चलिए भैया अब क्योंकि आपने एक ऑफिशियल ऑर्डर डिफाई कर दिया है तो आइए अब आप अपने आप को जो भी जो सफाइयां देनी है अब आप आइए और हमें पुलिस थाने में, सॉरी आपके कोर्ट में आकर जो है सफाइयां दीजिए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया कि अब आप आइए और हमें आकर सारी की सारी कहानी जो है वहां पर आकर सुनाइए। अब होता क्या है बच्चे, इधर एक सेकंड का समय।
तो गांधी जी पूरी रात जागते हैं बिकॉज उन्हें ये था कि कल अगर वो वहां गए, कोर्ट गए, तो उनको अरेस्ट हो सकता है और ये पूरा का पूरा मिशन जो है बीच में ही रुक सकता है। तो महात्मा गांधी पूरी रात जागते हैं। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को वायर किया, कॉल किया कि भैया अब आप बिहार आ जाइए अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर, यहाँ पर दिक्कत हो गई है। तो और उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दी कि देखो भैया मेरा अरेस्ट हो सकता है, तो तुम लोग पीछे से संभाल लेना। और उन्होंने पूरी कहानी की रिपोर्ट वाइसरॉय को भेजी कि देखो तुम्हारे यहाँ पर नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। अगले दिन महात्मा गांधी जो है, जब लोगों को पता लगता है कि भैया महात्मा गांधी अथॉरिटीज के साथ ट्रबल में है, तो अगले दिन थाउजेंड्स की तादाद में पीजेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कोर्ट हाउस के बाहर और वो एक लाइन लिखते हैं बुक के अंदर कि मोती हरी वॉज ब्लैक विद पीजेंट, कि मोती हरी में इतने पीजेंट्स वहां पर उस दिन बच्चे इकट्ठे हो गए थे महात्मा गांधी के सपोर्ट के लिए कि कोई कहने की हद नहीं। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत फ्लैबागास्टेड थे इस चीज को देखकर कि इतने लोग, बिकॉज दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतने ज्यादा लोग महात्मा गांधी के सपोर्ट के अंदर वहां पर उस दिन इकट्ठे हो जाएंगे। इनफैक्ट जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें महात्मा गांधी की हेल्प लगी उस दिन कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो क्राउड इकट्ठा हुआ था। और महात्मा गांधी को ये यहाँ पर सिचुएशन देखकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये देख पा रहे थे कि उनकी पावर जो है वो अनचैलेंजेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट रूम में था बचे डर का माहौल और ऑपोजिट लॉयर ने बोला कि आप पोस्टपोन कर दो ट्रायल को। तो महात्मा गांधी ने साफ साफ बोला कि देखो भैया गलती से भी ट्रायल कैंसिल कर मत देना, ये तो भैया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अब आपने मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया है तो अब आप करवाइए, आज आप पूरी की पूरी कहानी जो है वो करवाइए, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, डू व्हाटएवर यू विश टू डू टुडे। यहाँ पर मुझे इस लाइन में एक आयरनी है कि जब लॉयर ने बोला कि आप इस पोस्टपोन कर दीजिए इस ट्रायल को, तो अथॉरिटीज कहती है कि भैया हम अपने सुपीरियर से बात करना चाहते हैं। अब बेटा आपने तो पढ़ा ही है कि किसी भी कंट्री का जुडिशरी, खासकर इंडिया का जुडिशरी जो है बच्चे, इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द वर्ल्ड, इट इज सेड टू बी। तो जुडिशरी जो होती है बच्चे, कोर्ट जो होता है वैसे तो वो इंडिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट पावर होता है, लेकिन यहाँ पर आयरनी ये है कि जो कोर्ट के लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी आप रुकिए, हम अपने सुपीरियर से बात करते हैं। अरे और कितने सुपीरियर होंगे तुम्हारे। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया इस डिले के अगेंस्ट कि ये गलत हो रहा है, आज ही मीटिंग करिए। और उन्होंने बोला कि देखो मैं मानता हूं कि मैंने रूल को डिसोबे किया है, लेकिन मेरा मन उसको ब्रेक करने का नहीं था। ठीक है, ही सेज देखो मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था। ठीक है, ही सेज मैं किस में था, वो कहते हैं कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था। वो कहते हैं मेरे सामने दो ड्यूटीज थी, एक ड्यूटी थी मेरी मेरे नेशन की तरफ और एक ड्यूटी थी मेरे कंसाइंस की तरफ, मेरे लोगों की तरफ। और वो कहते हैं अगर मेरे को मौका मिलेगा लॉ की तरफ और अपने लोगों की तरफ काम करने का, तो मैं अपने ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस को देना प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एल्स। और वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं लॉ को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे मन में मेरी मॉरल्स के लिए, जो सही है उसके लिए, फॉर व्हाट इज राइट, उसके लिए एक ग्रेटर वॉइस है और मेरे लिए वो जो वॉइस ऑफ कंसाइंस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉ। ये बात सुन के महात्मा गांधी को बोला गया कि चलिए ठीक है अब हम आपको 2 घंटे का रिसेस देते हैं। महात्मा गांधी को बोला गया कि आप 2 घंटे में ना अपनी बेल के पेपर बनवा लीजिए। महात्मा गांधी ने बोला कि भैया मैं क्यों बेल के लिए पेपर बनवाऊं, तुम मुझे जेल में डाल ही क्यों रहे हो, तुम खुद ही बनवाओ ना पेपर, तुम्हें जो करना तुम खुद करो। तो महात्मा गांधी का जो लॉयर था उसने लंच ब्रेक के बाद आकर बोला, जो जज था, कि जाओ भैया हम आपको जो है बिना बेल के ही फर्निश कर रहे हैं, फर्निश विदाउट बेल, आप जाइए आप मजे करिए। उनको बिना बेल के ही जो था रिलीज कर दिया गया। थोड़े दिन में बच्चे जज ने बोला कि अब हम थोड़े दिन बाद इस केस को रिकन्वीन करेंगे, तब तक महात्मा गांधी बिल्कुल फ्री हैं, जहां घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं। और महात्मा गांधी के पास बहुत सारे लॉयर्स वहां पर उस दिन इकट्ठे हुए हुए थे। अब महात्मा गांधी ने लॉयर से पूछा कि देखो आज के दिन की प्रॉब्लम तो टल गई, अब आप लोग क्या करेंगे, अब अभी तो मुझे फ्री छोड़ दिया गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो क्या करना चाहते हैं। तो लॉयर्स ने बोला कि हम अपने अपने घर वापस चले जाएंगे अगर आपका अरेस्ट नहीं होता है तो या अगर आपका अरेस्ट हो भी जाता तो फिर हमारा क्या यूज यहाँ पर रहने का, हम घर चले जाएंगे। तो फिर महात्मा गांधी ने बोला कि अच्छा फिर उन लोगों का क्या, उस इनजस्टिस का क्या, उन शेयर क्रॉपर्स का क्या जो यहाँ पर प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो था इसने लॉयर्स को एकदम हिला डाला ना, ऐसा कर दिया। और उनको रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान जो इन लोगों को जानते भी नहीं है, वो इनके लिए जेल जाने तक को तैयार हैं, वो इतने सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये लोग जो चाहकर कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो यहाँ से जाने की बात करते हैं कि अगर आपको जेल हो गई तो हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, जो कि दिखाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा शेमफुल डिजर्शन हो जाएगी, इनको खाली छोड़ना हो जाएगा, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो बहुत गलत काम हो जाएगा, और उन्होंने बोला कि ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ पर रुकेंगे और आपकी मदद करेंगे। इस बात पर महात्मा गांधी ने रिमार्क किया कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, बिकॉज महात्मा गांधी को लॉयर्स का सपोर्ट भी मिल गया था।
फिर एक ऑर्डर आता है बच्चे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसने महात्मा गांधी के अगेंस्ट जो है केस को ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी ने बच्चे यहाँ से अपनी इंक्वायरी शुरू करी फार्मर की प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस के बारे में। और हर दिन बच्चे उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को लिखना, नोट डाउन करना शुरू करा। टेस्टिमनीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीजेंट्स वर रिकॉर्डेड, नोट्स वर मेड, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। और यहाँ पर बच्चे जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे क्योंकि उनकी पोल जो है बच्चे खुलने वाली है। उतने में ही बच्चे गांधी जी को एक ऑर्डर आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वो एक कमीशन, वो एक इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं 4 इंटरव्यूज के बाद गांधी जी के बाद के साथ। ये इंक्वायरी कमीशन जो है बच्चे, इसमें लैंडलॉर्ड्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे और गांधी जी होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पीजेंट्स को। और इस ऑफिशियल कमीशन के थ्रू बच्चे चेक किया जाएगा कि जो क्लेम्स हम लोग कर रहे थे इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, क्या वो क्लेम्स सही थे या नहीं। और बच्चे यस बिल्कुल ठीक है, हीप्स ऑफ एविडेंस इकट्ठा होता है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। और लैंडलॉर्ड्स के पास बच्चे और कोई चॉइस नहीं बचती कि वो लोग हार मान जाए। एंड अग्रीड इन प्रिंसिपल, उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, हमने सच में झूठ बोलकर आपसे पैसा लिया था और हम आपको पैसा वापस करने के लिए रेडी हैं। अब सब लोगों को ये लगता था कि महात्मा गांधी जो है वो फुल अमाउंट का रिफंड मांगेंगे, लेकिन महात्मा गांधी हमारे निकले महान। उन्होंने बोला कि देखो, हिला डाला ना। उन्होंने डिमांड करा कि तुम हमें मत दो पूरा परसेंट जो है पैसा, तुम 50% पैसा जो है हमें दे दो, हम उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इतने एडमेंट थे, वो 50% पर भी नहीं मान रहे थे। तो फाइनली बच्चे 25% के ऊपर इनका डेडलॉक टूटता है और महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, 25% पैसा दे रहे हो, दे दो, कम से कम उतना पैसा तो वापस आ रहा है। तो बहुत लोगों ने महात्मा गांधी से पूछा कि आपको तो फुल रिफंड मांगना चाहिए था, आपने सिर्फ 25% रिफंड के अंदर ही हाँ क्यों कर दिया? व्हाट वाज द रीजन कि यू अग्रीड ऑन 25% रिफंड ओनली? ऐसा क्यों किया आपने कि 25% रिफंड पर ही आप अग्री कर गए? तो महात्मा गांधी ने बोला कि देखो, मेरे लिए रिफंड देने का अमाउंट मैटर नहीं करता था। लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने सरेंडर किया अपनी प्रेस्टीज को, अपनी जो है प्राइड को। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि उन लोगों ने हार मान ली। जो विक्ट्री थी बच्चे पीजेंट्स की, उसने करेज इनके मन में इंस्टिल करी कि वो लोग कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बाद में बच्चे गांधी जी की ये बात सही हुई भी कि जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने आगे आने वाले थोड़े टाइम के अंदर इनके ब्रिटिश एस्टेट्स खाली कर दिए और वापस से बच्चे पीजेंट्स को लैंड दे दिया गया। अब कहानी ये थी बच्चे कि महात्मा गांधी को लगा था कि एक आधे महीने में चंपारण में रहने का काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ महीने से ऊपर हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया था बेटा कि महात्मा गांधी चंपारण में ही थे और उन्होंने यहाँ पर चंपारण के लोगों के लिए काम किया था। गांधी जी ने जब ये देखा बच्चे कि यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो चंपारण को कल्चरली और सोशली भी इम्प्रूव करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर वॉलंटियर्स को बुलाया कि जो लोग यहाँ पर आकर पढ़ाना चाहते हैं वो आकर पढ़ाएं। इनफैक्ट महात्मा गांधी के सबसे यंगेस्ट बेटे देवदास, उनकी वाइफ और उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आते हैं, नरहरि पारेख और भी लोग थे, महादेव देसाई। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए बच्चे 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई जो थी इनकी वाइफ, उन्होंने लेडीज को आश्रम रूल्स और हाइजीन के बारे में सिखाया। तो लोगों को धीरे धीरे यहाँ लिटरेट करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने ये भी देखा कि यहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत मिजरेबल है। तो उन्होंने यहाँ पर एक वॉलंटियर एंगेज किया कि लोगों की पब्लिक हेल्थ को भी देखा जाए और 3 मेडिसिन को जो था इंट्रोड्यूस किया गया, कास्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। देखो, कास्टर ऑयल बच्चे यूज किया जाता था आप लोगों की कोई भी कोटेड टंग के लिए, अगर आपके जीभ पे छाले हो रहे हैं, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जो है, कोई भी अंग जो है उसमें कोई परेशानी हो रही तो आप कैस्टर ऑयल ले लो। अगर आपको मलेरिया है तो आप क्यूनाइन ले लो और सल्फर ऑइंटमेंट ले लो। और अगर आपके स्किन पे इरप्शंस हो रही हैं, अगर आपको स्किन एलर्जी हो रही है तो उसके लिए आप सल्फर ऑइंटमेंट ले लो। तो महात्मा गांधी ने उन्हें मेडिसिन जो है वो भी प्रोवाइड करी ताकि लोग जो है वो एक बेटर जीवन जो है वो जी सकें। अब महात्मा गांधी अक्सर चंपारण से रहकर ही अपने आश्रम को भी हैंडल कर रहे थे। वहां पर इंस्ट्रक्शंस भिजवाना कि आश्रम के फाइनेंशियल अकाउंट्स मुझे भेजते रहो, आश्रम की सैनिटेशन के बारे में ध्यान रखो, वहां के पुराने ट्रेंचेस जो है, लैट्रिन ट्रेंचेस जो हैं उनको बंद करके नए ट्रेंचेस खोल दिए जाए, वरना पुराने में से बदबू आने लगेगी। मुझे लगता नहीं इस चैप्टर में ये लाइन देने को तुक था, पर फिर भी दे दी। अब महात्मा गांधी के जीवन में बचे चंपारण एपिसोड जो है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इस पे पेपर में सवाल बनता है। चंपारण जो है बच्चे वो महात्मा गांधी ने ये प्लान नहीं किया था ही इज गोइंग टू गो अगेंस्ट द अथॉरिटीज। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि वो अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन बच्चे हालात को देखकर यहाँ पर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें अपने मासेस को, अपने लोगों को परेशानी से बाहर निकालना है तो अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा। दिखाते हुए कि गांधी जी जो है बच्चे कुडंट बी ऑर्डर्ड अबाउट इन हिज ओन कंट्री, क्योंकि महात्मा गांधी ने यही दिखाया कि आप मुझे मेरे ही देश के अंदर रहकर मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते। दिखाते हुए कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स क्या थे, वो उनका कहना यह था कि आप मेरे ही देश में रहकर मुझे ऑर्डर नहीं दोगे।
महात्मा गांधी जो थे बच्चे, वो लोगों की, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंसान की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी, ठीक है। ही वाज नॉट दी एब्स्ट्रैक्शंस, क्या था वो, लॉयल्टी टू, ठीक है। वो कहते हैं his was not the loyalty to abstractions but reality। उनकी जो थी बच्चे, एब्स्ट्रैक्शंस के लिए लॉयल्टी नहीं थी, वो सिर्फ आइडियाज पे नहीं चलते थे, वो प्रिंसिपल पे चलते थे। वो अपनी लॉयल्टी दिखाते थे इंसानों के लिए, और उनका मन यही था कि वो इंडिया को फ्री बनाए, जिसमें वो सेल्फ रिलायंट सिटीजन्स को जो है जन्म जन्म तो क्या ही देंगे, वो सिखाएं लोगों को कि सेल्फ रिलायंट कैसे बनना है, अपना काम कैसे खुद करना है, आत्मनिर्भर कैसे होना है। ऐसा ही एक इंसिडेंट था बच्चे महात्मा गांधी की स्टोरी का, कि चार्ल्स फरीर एंड्रयूज जो महात्मा गांधी का एक डिसाइपल था, वो महात्मा गांधी को चंपारण मिलने आते हैं, क्योंकि इसके बाद वो फिजी आइलैंड जा रहे थे। तो महात्मा गांधी के लॉयर फ्रेंड ने बोला कि काम करते हैं, एंड्रयूज को यहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि भैया ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, मैं तो कतई इस आदमी को यहाँ नहीं रुकने दूंगा, बिकॉज उन्होंने ये बोला कि देखो, हमें किसी भी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स को फेस करने के लिए, बिकॉज वो दिखाएगा कि हम कितने वीक हैं, कि हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। तो इसी से हम इतने सेल्फ रिलायंट हैं कि हमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर महात्मा गांधी ने लोगों को सेल्फ रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया, कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर मानो। अगर आप अपने आप को आत्मनिर्भर मानोगे तो आप दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब एक बारी आप लोग इसका एमसीक्यू देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स मैं छोड़कर जाऊंगी बच्चों आपके लिए। वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप आफ्टर द क्लास एक बार खुद देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। अब देखते हैं बच्चे एक्सट्रैक्ट क्या दिया है। They had merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। लोगों ने सुना कि कोई महात्मा उनकी मदद करना चाहते हैं, वो भी परेशानी में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of British। जब वो लोग इतने ज़्यादा नंबर में आते हैं, वो ब्रिटिशर्स से लिबरेशन का एक तरीका था। ऑफिशियल जो थे बच्चे, वो बहुत पावरलेस महसूस कर रहे थे अपने आप को बिना गांधी की कोऑपरेशन के। ही हेल्प देम रेगुलराइज द क्राउड। उन्होंने मदद करी ब्रिटिशर, महात्मा गांधी ने मदद करी ब्रिटिशर्स की उस क्राउड को हैंडल करने में, कि वो कैसे क्राउड को हैंडल कर सकते हैं। वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ की दैट देयर माइट, कि उनकी जो पावर है लोगों की, ब्रिटिशर्स की, हिदर टू जो अब तक लोग डरते थे, उसको उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते थे, उसको चैलेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बैफल्ड थी बच्चे इस चीज़ को देखकर, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। और जो प्रोसिक्यूटर थे बच्चे, उसने रिक्वेस्ट किया था जज को कि आप पोस्टपोन कर दो उसके ट्रायल को। अपेरेंटली अथॉरिटीज जो थी वो अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहती थी। ऑफिशियल्स को पावरलेस क्यों महसूस हो रहा था बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, इतना क्राउड था, वो बहुत वायलेंट हो जाता, और इतने बड़े क्राउड को वो लोग महात्मा गांधी के सपोर्ट के बिना सही या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। द डेमोन्स्ट्रेशन प्रूव्ड दैट द ड्रेड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस बिगन टू लेसन, कि उनका जो डर है वो भी धीरे धीरे लोगों के मन से कम हो सकता है। Which style from those given below is used in the author by the author when he says apparently the authorities wish to consult their superior। तो बच्चे sarcastic है कि बताओ, कोर्ट को भी किसी और को बात करने की जरूरत हो रही है, बताओ बच्चे। why did Gandhiji feel that taking the Champaran episode to the court was useless। तो बच्चे, महात्मा गांधी को जब पता लगा कि पीजेंट्स क्या फेस कर रहे हैं चंपारण में, उनकी डिस्कशन से विद द लॉयर्स, उन्हें पता लगा कि पुअर पीजेंट जो है वो इतने क्रश्ड हैं और इतने फियर स्ट्रिकन है कि इवन लॉ कोर्ट्स उनके लिए यूजलेस है। कोर्ट्स जाकर वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, पैसा भरकर शेयर क्रॉपर्स जो है उनको बहुत हैवी लिटिगेशन एक्सपेंसेस भरने पड़ रहे हैं। क्या चीज़ उन्हें चाहिए निकालने, अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए था बच्चे, वो था फियर से अपने आप को हटाना। और इसीलिए उन्होंने बोला कि कोर्ट्स जाने का कोई यूज है नहीं वैसे। How did Champaran peasant react when they heard that a Mahatma had come to help them? तो जब पीजेंट्स को पता लगता है कि कोई महात्मा आए हैं उनकी मदद करने के लिए, तो वो असेंबल हो जाते हैं मोतीहरी में लार्ज नंबर में, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कोर्ट हाउस के बाहर, जहाँ पर गांधी जी को वो सपोज टू अपीयर। एक क्राउड इतना अनकंट्रोलेबल था बेटा यहाँ पर कि ऑफिशियल्स को बहुत ही पावरलेस फील हो रहा था, और गांधी जी खुद जो है वो अथॉरिटीज को हेल्प कर रहे थे कि लो ऐसे संभालते हैं लोगों को, ठीक है। आखिरी सवाल बचे, गांधी जी लॉयल्टी वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज द लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स।
Why did Gandhiji continue his change Champaran even after India's indigo sharecroppers disappeared? तो बच्चे आफ्टर द चंपारण बैटल वॉज वन, लैंड वॉज रिवर्टेड टू पीजेंट, गांधी जी ने अभी भी चंपारण में रहे, उनकी लॉयल्टी जो थी बच्चे वो इट वॉज इंडीड फॉर द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ करना जरूरी है, सिर्फ उन्हें एक परेशानी से बाहर निकालना इनफ नहीं था। गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया बच्चे और काम करना शुरू किया यहाँ पर पॉवर्टी को हटाने का, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को हटाने का, प्राइमरी स्कूल्स को शुरू करने का, ताकि पुअर पीजेंट्स और उनके बच्चे जो हैं बच्चे वो एजुकेट हो सकें। गांधी जी ने टीचर्स को बोला और बहुत सारे अपने डिसाइपल्स को बोला, अपनी वाइफ और सन को बोला कि आओ और वॉलंटियर करो। हेल्थ कंडीशन इस एरिया में बहुत खराब थी, तो गांधी जी एक डॉक्टर भी लेकर आए, उसकी सर्विसेज यहाँ पर 6 महीने के लिए लगवाई। ये सब दिखाता है बच्चे कि गांधी जी की जो एब्स्ट्रैक्शंस थी वो सिर्फ लॉयल्टी जो थी वो सिर्फ आइडियाज के लिए नहीं, अपनी पॉलिटिक्स जो थी उनके बच्चे वो लोगों के साथ इंटरट्वाइंड थी, और वो अपने साथ साथ मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में जो है बिलीव करते थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये बिल्कुल क्लियर होंगे। अब इसी के साथ बच्चों मैं मिलूंगी आप लोगों को आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।